टू जिगर ट्यूटोरियल्स। माई सेल्फ श्रेयांश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पार्ट 6। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से फ्रांस में रिवॉल्यूशन शुरू हो चुका था और लुइस 16 को मजबूरन वहां के नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज करना पड़ा और वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में अपने पावर को डिवाइड करना पड़ा। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में अब लुइस 16 फर्दर काम कर रहे थे। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये देखे थे कि वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या मेन पॉइंट्स थे। ठीक है, इस लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है? मैंने पिछले लेक्चर में ही बताया था कि फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बन चुका था, कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था, वहां पे संविधान बन चुका था, लेकिन स्टिल वहां पे राजा का रूल था। मोनार्ची अभी भी पावर में था। ये अलग बात है कि उसके पावर्स को लिमिटेड कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, लेकिन वो राजा है। अगर आप उस पर लिमिट लगाओगे, अगर जंगल के राजा शेर को कोई लगाम लगाए तो ये तो पॉसिबल है नहीं। वहां का जो राजा था लुइस 16, ये कंट्रोल में तो था, अंडर कंट्रोल बाय कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अपनी पावर को लिमिट कर चुका था, लेकिन वो शांत बैठने वाला तो था नहीं, क्योंकि वो राजा है। ऑफ कोर्स अपनी पावर को रिगेन करना चाहता था, दोबारा अपनी पावर को रिस्टोर करना चाहता था। तो इसलिए क्या हुआ, देखो फ्रांस में रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था, फ्रांस से मोनार्ची सिस्टम खत्म हो रही थी और इससे जो अदर पार्ट्स थे, उसके अगल बगल की जो टेरिटरीज थी जहां पे राजा का शासन चलता था, वो लोग डर गए। क्यों डरे? क्योंकि उन लोगों को लगता था कि अभी आज फ्रांस में हुआ है, फ्रांस से राजा का शासन खत्म किया गया, फ्रांस में राजा के ऊपर कंट्रोल लगाया गया है, हो सकता है कल हमारे यहाँ भी हो जाए। तो इससे अलग अगल बगल की जितनी भी प्रोविंसेस थे, वहां के जो राजा महाराजा थे वो लोग डरने लगे और इसकी वजह से सब लोग फ्रांस के जो राजा थे लुइस 16, उसके सपोर्ट में आ गए। लुइस 16 ने अपनी पावर रिगेन करने के लिए सबसे पहले प्रूसिया से मदद ली। पहला पॉइंट, साइंड कॉन्स्टिट्यूशन साइन करने के बाद, संविधान पे साइन करने के बाद उसने प्रूसिया के राजा से बात की और सीक्रेटली मीन्स बिना किसी को बताए सीक्रेट तरीके से वहां पे कुछ निगोशिएशन किया। निगोशिएशन का मतलब मोल भाव कह सकते हो कि ठीक है आप हमारा साथ दीजिए, अगर हम जीत गए तो हम अपनी टेरिटरी का कुछ पार्ट आपको दे देंगे, ऐसा कुछ मतलब होता है। राजा महाराजा पहले के निगोशिएट किया करते थे, आज भी होता है। अगर किसी कंट्री में कुछ प्रॉब्लम होती है तो कंट्री के जो पीएम वगैरह होते हैं वो निगोशिएट करते हैं, ठीक है, कुछ देने के बदले अपना हेल्प मांगते हैं। तो ऐसा कुछ लुइस 16 ने प्रूसिया के राजा के साथ बात की और प्रूसिया के राजा, चूंकि वो पहले से ही डरे हुए थे कि अगर फ्रांस में ये लार्ज स्केल पे हो गया तो हमारी टेरिटरी में भी ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो इसलिए वो साथ देने के लिए तैयार हो गए। दूसरी चीज क्या थी कि वरीड नेबरिंग, सिर्फ प्रूसिया ही नहीं, बाकी जितने भी अगल बगल के टेरिटरीज थे सब के सब वहां के राजा का लुइस 16 का साथ देने के लिए तैयार हो गए। इसमें एक और नाम आता है, क्या? वो है ऑस्ट्रिया। अब ऑस्ट्रिया क्या है? ऑस्ट्रिया का नाम पहले भी सुन चुके हो। कहां सुने हो? तो जो वहां का राजा था लुइस 16, उसकी जो वाइफ थी, क्या नाम था? मैरिया एंटोइनेट या मारिया एंटोइनेट बोल सकते हो। मारिया एंटोइनेट जो लुइस 16 की वाइफ थी, वो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस ही थी। तो कह सकते हो कि अब फ्रांस में लड़ाई हो रही है तो फ्रांस ऑस्ट्रिया से भी मदद मांगा, मीन्स अपने ससुराल से। ठीक है, तो वहां के लोग भी उसकी मदद किए, ऑस्ट्रियन लोग भी उसकी मदद किए थे और अदर टेरिटरीज भी इसका साथ देने के लिए तैयार हो गई थी। और सारी कंट्रीज, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया, ये सारी कंट्रीज जो थी, मीन्स टेरिटरीज जो थी, उस समय कंट्री तो कहना उतना सटीक नहीं होगा, जितनी भी टेरिटरीज थी वो सब लुइस 16 के लिए तैयार हो गए और सब अपनी आर्मी को तैयार करने लगे। किसके लिए? फ्रांस पे अटैक करने के लिए और फ्रांस से नेशनल असेंबली को खत्म करने के लिए। बट इससे पहले कि ये टेरिटरीज अपनी तैयारी पूरी करके अटैक करें, नेशनल असेंबली जो था ये उनसे ज्यादा चालाक निकला। क्यों? क्योंकि लुइस 16 सिंगल था, अकेले था, अकेले दिमाग लगा रहा था और नेशनल असेंबली 45 मेंबर्स थे, 750 लोग थे और सिर्फ असेंबली ही नहीं पूरी टेरिटरीज एक साथ थी। तो इनको पहले से ही इनके खुफिया मिशन के बारे में पता चल गया और इससे पहले कि प्रूसिया ऑस्ट्रिया के साथ फ्रांस में अटैक हो, फ्रांस वाले खुद ही वहां पे अटैक डिक्लेयर कर दिए प्रूसिया और ऑस्ट्रिया पे। ठीक है, देखो इन अप्रैल 1792 में क्या हुआ? बिफोर दिस कुड हैपन, ये लोग इससे पहले कि अटैक करें, द नेशनल असेंबली वोटेड एंड डिक्लेयर्ड वार अगेंस्ट ऑस्ट्रिया एंड प्रूसिया। मींस अप्रैल 1792 में, इससे पहले कि बाकी लोग अटैक करें, नेशनल असेंबली ने एक मीटिंग रखी, वहां पे वोटिंग किया कि नहीं हमें अटैक करना है और फाइनल डिसीजन में वहां पे अटैक डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, थाउजेंड्स वॉलंटियर्स ज्वाइन आर्मी
फ्रॉम वेरियस प्रोविंसेस। अब बहुत सारे लोगों ने इनकी आर्मी ज्वाइन की, फ्रांस की आर्मी ज्वाइन की, नेशनल असेंबली के साथ आई। क्यों आए? क्योंकि वो लोग इस वार को कैसा देखते थे? सॉ वॉर एज वार ऑफ पीपल, लोगों की लड़ाई थी ये। किसके खिलाफ? वार ऑफ पीपल अगेंस्ट किंग एंड एरिस्टोक्रेसीज। जो वहां पे राजशाही लोग थे, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे थे, जिनको बहुत सारा प्रिविलेजेस मिलता था, और राजा के जो भी रिलेटिव्स वगैरह थे, मंत्री हो गए, ये लोग जो आ गए ये एरिस्टोक्रेसीज में आते हैं। इन लोगों के खिलाफ लोगों की लड़ाई थी, आम आदमी की लड़ाई थी, पब्लिक की लड़ाई थी। तो इसलिए जो वहां की पब्लिक थी वो बहुत सपोर्ट की फ्रांस के नेशनल असेंबली को। ठीक है, अब देखो इसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्या है? मर्साइलेस। मर्साइलेस क्या है? ये वहां का एक पैट्रियोटिक सॉन्ग बना उस समय। देखो फ्रांस की भी मदद करने के लिए, फ्रांस के टेरिटरीज में, देखो पूरी फ्रांस में एक जगह था पेरिस। पेरिस में ये सारा इंसिडेंट हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो बेस्टाइल पे अटैक हुआ, ये सारी जो पहले कहानी बता चुका हूं, वो पूरा का पूरा पेरिस में हुआ था। और पेरिस की वजह से पूरे फ्रांस में सिस्टम सही हो गया था। तो फ्रांस का ही एक टेरिटरी था, जैसे पेरिस है वैसे ही एक मर्साइलेस था। मर्साइल्स कहते हैं। मर्साइल्स से कुछ ट्रूप्स, कुछ लोग पेरिस आ रहे थे फ्रांस का साथ देने के लिए। तो जब ये ट्रूप्स पेरिस की तरफ मार्च कर रहा था, पेरिस आ रहा था, तो ये लोग खुद को सपोर्ट करने के लिए, खुद को बढ़ावा देने के लिए एक पैट्रियोटिक सॉन्ग बनाए थे। पैट्रियोटिक सॉन्ग मतलब कह सकते हो देशभक्ति गीत बनाए थे। ठीक है, जो गाते हुए ये आए थे। उस गाने को मर्साइलेस लैंग्वेज में गाया गया था, और मर्साइलेस में ये जनरेट हुआ था क्योंकि मर्साइलेस के लोगों ने बनाया था जब ये पेरिस की तरफ जा रहे थे। तो इसलिए इसका नाम ही मर्साइलेस रख दिया गया। और ये गाना आगे चल के फ्रांस की, मतलब प्रेजेंट में ये फ्रांस का नेशनल एंथम है। आप यूट्यूब पे देख लेना, सर्च कर लेना, सुन भी लेना, समझ में आएगा तो अलग बात है, नहीं समझ में आएगा तो ऑल बेस्ट। क्या है? मर्साइलेस, जो कि वहां पे मर्साइलेस में बना। कब बना? जब मर्साइलेस से ट्रूप्स फ्रांस का साथ देने के लिए पेरिस की तरफ जा रहे थे। बाद में इस गाने को, मर्साइलेस को, वहां का नेशनल एंथम डिक्लेयर कर दिया गया। अब एक क्वेश्चन तुम लोगों के लिए कि मर्साइलेस सबसे पहली बार किस दिन गाया गया था? देखो ये सारी इंसिडेंट जो है वे लगभग 1792 की है, तो ईयर तो अप्रोक्सीमेटली आपको क्लियर होगा 1792 के आसपास। एग्जैक्ट डेट क्या था ये आपका क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, ये हो गया कि मर्साइलेस। हाँ, मर्साइलेस का ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? मर्साइलेस को गाया किसने था? मीन्स कंपोज किसने किया था, गाया किसने था नहीं। मर्साइलेस का कंपोजर कौन था, राइटर कौन था? तो मर्साइलेस को लिखा था रॉगेट डी इसले। अब ये कौन थे? इनका पूरा नाम था क्लाउड जोसेफ रॉगेट डी इसले। शॉर्ट में इसको, शॉर्ट क्या, ये भी तो पूरा लंबाई है, रॉगेट डी इसले। रॉगेट डी इसले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु रोट मर्साइलेस, तो ये है रॉगेट डी इसले। ठीक है, was sung for the first time by volunteers of Marseilles marching into Paris। ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखो अभी तक वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था, लेकिन आपको पता है कि ज्यादातर पावर्स जो हैं वो मेल को दिया जाता था। और दूसरी चीज की जो प्रॉपर्टाइज सेक्शन थे, जो समृद्ध लोग थे, ठीक है, पहले से जिनके पास पैसे थी, सक्सेसफुल थे लोग, उन लोगों को ज्यादा पावर दिया जाता था। पर अब वहां की जो पब्लिक थी वो थोड़ा ज्यादा समझदार होने लगी। जो लोग अभी तक एजुकेटेड नहीं थे वो लोग भी धीरे धीरे अपनी डिमांड्स को बढ़ाने लगे। तो इसके लिए क्या हुआ, अलग अलग प्रोविंसेस में अलग अलग पॉलिटिकल क्लब्स बनने लगा। अब क्लब का क्या मतलब है, तो आजकल का जो बियर बार वाला क्लब होता है, डांस वांस करने वाला, वो वाला क्लब नहीं था। उस टाइम जो क्लब बन रहा था, क्लब किसको कहते हैं, बेसिकली एक ग्रुप को कहते हैं। ठीक है, तो वहां पे जो क्लब बन रहा था वो आजकल जैसे हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है ना, बीजेपी हो गई, आईएनसी हो गई, भाजपा, कांग्रेस, इन सब टाइप की वहां पे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज बनी थी, उसी को पॉलिटिकल क्लब बोला जाता था उस टाइम। तो उन सारे क्लब का मेन मोटो क्या था, तो पॉलिटिकल क्लब्स वर इस्टेब्लिश्ड बाय पब्लिक, लोगों के द्वारा ये क्लब बनाया जाता था। और क्यों बनाया जाता था, टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट जो नियम निकाल रही है उसके बारे में डिस्कस करने के लिए कि इससे हमारा फायदा है, नुकसान है, या क्या होने वाला है इससे, इसके आउटकम्स के बारे में बात होती थी, ये सही है या गलत, ये सारी चीजें डिस्कस होती थी। एंड प्लान्ड देयर ओन फॉर्म्स ऑफ एक्शन। ओन फॉर्म्स ऑफ एक्शन का मतलब कि इसके खिलाफ या इसके सपोर्ट में या फिर अपनी डिमांड्स को रखने के लिए हमें क्या करना है, हमें एक्शन कैसे लेना है, ये सारी चीजें डिस्कस करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लब्स वहां पे बन रहे थे, जिसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट क्लब था, उसका नाम था जैकोबिन्स क्लब। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम पूरा डिटेल देखेंगे जैकोबिन्स क्लब के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।